नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी की कैबिनेट की हुई अहम बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी। अटल आयुष्मान के तहत डायलिसिस पर 100% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए नियमावली बनाई गई है। वहीं 100 शोधार्थियों को 5,000 हर महीने की छात्रवृत्ति 3 साल तक सरकार की तरफ से दी जाएगी। आदि कैलाश ओम पर्वत में हेली दर्शन की सुविधा शुरू करने को मंजूरी मिली है। साथ ही कैंसर चिकित्सालय, बाल चिकित्सालय बनाने वाले अस्पतालों को पीपीपी मोड पर चलाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लगी। इसका बाद नेक्स्ट जो मत था हमारा, ये उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन के संबंध में था। तो इसको आज नियोजन विभाग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सेवा क्षेत्र के हमारे जो उद्योग लगने होते हैं उनको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ये यूआईडीबी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा और 31 दिसंबर 2030 तक की ये नीति इसमें वैलिड रहेगी। इसमें कई फोकस एरिया हैं, जैसे स्वास्थ्य है, वेलनेस है, पारंपरिक चिकित्सा है, शिक्षा है, फिल्म मीडिया है, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर, कौशल विकास। ये इसमें मुख्य इसमें क्षेत्र हैं जिनमें फोकस किया जाएगा। इसमें जो निवेश की जो सीमा है, न्यूनतम सीमा, वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में 5 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक का और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक तक के जो प्रोजेक्ट होंगे वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो सब्सिडी की कुल जो सीमा है वो कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ रुपए जो भी कम हो वो आपका इसमें रखा गया है। और हुआ है कि हमारे उड़ान योजना के अंतर्गत जो भी हमारे प्रदेश के अंदर सेवाएं चल रही हैं, वहाँ पे समूह क के अलावा समूह ख के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी डीए में या एलटीसी में अगर वो प्रदेश के अंदर जाते हैं या शासकीय यात्रा जो करते हैं, शासकीय यात्रा में या जो एलटीसी वगैरह करते हैं प्रदेश के अंदर, तो उसमें भी उनको उड़ान योजना में उनको फैसिलिटी दी जाएगी। अभी नाम नहीं दिया है लेकिन नाम दे देंगे। अच्छा है जी। इसके अलावा एक शिक्षा विभाग का भी मत था इसमें जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जिसमें जो शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की योग्यता रखी गई थी, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में वो बीएड की डिग्री को हटाते हुए अब ये नियमावली का। उत्तराखंड की धामी सरकार 4 धाम यात्रा 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए सीएम धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 धाम की तैयारी को लेकर बैठक हुई, जिसमें तमाम विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार है। पिछली बार 56 लाख श्रद्धालु आए थे और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज्यादा श्रद्धालु यहां आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि 4 धाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार भी है। चाहे उसमें छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक वो 4 धाम यात्रा से सीधा जुड़ा है। इसके साथ साथ जो 4 धाम यात्रा पे आने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आप समझिए, लास्ट टाइम हमारे यहाँ 56 लाख श्रद्धालु हमारे इस 4 धाम यात्रा में जो एक रिकॉर्ड है। इस बार हम उम्मीद करें इससे ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वयं मैं उस बैठक में शामिल था। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उनसे सीधा कहा कि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं हम लोग पहले से दुरुस्त कर लें। जहां तक मेरे विभाग की बात है, उसमें शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है। विभाग के अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उस 4 धाम यात्रा के दौरान, वैसे तो हम पूरे उत्तराखंड की यदि बात करें तो उसमें भी वही बात करते हैं, लेकिन विशेषकर जो 4 धाम यात्रा का मार्ग है, वहाँ पे जितने मेरे निकाय पड़ते हैं, जितने हमारे निकाय इस क्षेत्र पड़ते हैं, उसमें चाहे साफ़ सफाई की बात हो, टॉयलेट सफाई की बात हो, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट की बात हो और पार्किंग की बात हो, ये 4 मुख्य रूप से मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि हम लोग इसको दुरुस्त करें। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको यदि साफ़ सफाई मिलेगी, टॉयलेट साफ़ मिलेंगे और
जो स्ट्रीट लाइट है वो ठीक ठाक मिलेगी तो अच्छा लगेगा। जहाँ तक पार्किंग की बात है, इस दौरान मेरा जो विभाग है आवास, उसके माध्यम से 100 से ज़्यादा पार्किंग स्थल चयन किए गए हैं, जिसमें काम अभी गतिमान है, कुछ काम पूरा होने की स्थिति में। ज़्यादातर पे हम लोग पार्किंग का काम कर रहे हैं। टनल पार्किंग के लिए भी हम विचार कर रहे हैं, तो उस पर भी DPR वगैरह बन रही है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये सारे काम जो गतिमान है उसको हम पूरा कराएंगे। जो जहाँ जहाँ हमारी पार्किंग है उसको ठीक ठाक दुरुस्त करेंगे, ताकि आने वाले लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे तीर्थ यात्री हैं। उत्तराखंड की शांत फिजाओं में एक बार फिर से पहाड़ी बनाम बाहरी की गूंज सुनाई देने लगी है। सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर युवा आंदोलित हैं। इसी कड़ी में आज श्रीनगर गढ़वाल में स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई। महारैली में पूरे गढ़वाल भर से विभिन्न सामाजिक संगठनों समेत कांग्रेस और UKD के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास को लागू करने की मांग की। और यहाँ सोच मिली गई समर्थन में भू कानून रैली निकाली गई है, कि किस तरह से देखते हो आप इसे? देखिए, उत्तराखंड की जनता लंबे समय से मूल निवास भू कानून की मांग कर रही है और सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देहरादून से लेकर हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भी महारैलियाँ हो गई हैं और आज श्रीनगर में महारैली भी, एक ऐतिहासिक महारैली यहाँ पर भी हुई। लोग चाहते हैं उनके अपने राज्य में अपना मूल निवास का उनको अधिकार मिले, उनकी ज़मीनें बचे, उनको नौकरियाँ पर उनका पहले अधिकार हो, अपने रिसोर्सेज उनके हाथों में रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, भारी माफिया यहाँ पे आकर कब्जा जमा रहे हैं, सब तरह के रिसोर्सेज अपने नाम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लोग कहाँ जाएंगे? उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड क्यों इस राज्य में हुए? क्योंकि मूल निवास इस राज्य में नहीं है, क्योंकि सशक्त भू कानून इस राज्य में नहीं है। ये स्थिति इस राज्य में हो गई है और ये बात समझ नहीं होगी कि जब तक मूल निवास नहीं होगा, अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड इस राज्य में होते रहेंगे। आज की रैली मूल रूप से ये मूल निवास और भू कानून के लिए यहाँ पर बुलाई गई थी। ये स्वस्फूर्त रैली है, जो अपने आप लोग बिना किसी प्रलोभन के यहाँ तक, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अपने पास अपने आप यहाँ तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि लोग संजीदा हैं इस मसले पर। लोग चाहते हैं कि सरकार उनके मन के नियमों में बदलाव करे। जहाँ तक अंकिता भंडारी का मामला है, हम सब लोग चिंतित है कि उस बालिका के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद सरकार आरोपियों को लगातार बचाने पर लगी है। उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं, उसके माता पिता को सहयोग करने वाले लोगों को उनसे अलग किया जा रहा है, ज़बरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है। और बड़ी हद की बात तो तब है। कानून, मुझे लगता है कि हर उत्तराखंड जो व्यक्ति है, उत्तराखंडी है, उसका अधिकार है। और भू कानून और मूल निवास ऐसी जो जिसके लिए जो भाई लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हर उत्तराखंड के भाई को इकट्ठा होकर इस चीज़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं लोगों से ये भी बोलना चाहिए कि जैसे आज हम लोग भू कानून के लिए सब इकट्ठे हैं, वैसे हमें अंकिता भंडारी की न्याय के लिए भी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को सड़कों पर उतर कर लड़ने की जरूरत है। आशुतोष भाई की जो रिहाई के लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जो भाजपा की सरकार है, जो गूंगी बैली सरकार है, हम लोगों को कमजोर समझेगी। हम सब लोगों की जो ताकत आज मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं चाहती हूँ कि ये ताकत हमें हर उत्तराखंड की उस लड़ाई में एक साथ। यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली। इस बीच UKD के केंद्रीय महामंत्री दीपक रावत ने कहा कि हमने पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला अध्यक्षों के माध्यम से विरोध रैली निकाली और प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो जनहित के फैसले ले सके। आज हमारा एक पूरे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, जिससे हमारे जो अध्यक्ष हैं पूर्ण सिंह कटेल जी, इनके आदेश अनुसार समस्त जिलों में जिला अध्यक्षों के माध्यमों से एक प्रार्थना पत्र दिवालियों और शिवालयों के माध्यम से, यानी शिव जो शिवालय है उसके माध्यम से, या जो मंदिर है उसके माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से ईश्वर भगवान के पास इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार जो है इसको सद्बुद्धि आए, इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया। इससे पूर्व हमने तमाम जनहित के मुद्दों पे अनेकों बार DM के माध्यम से,
मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे, पत्र लिखे, लेकिन उसका कोई भी जवाब आज तक हमें नहीं मिला, संतुष्ट जवाब नहीं मिला। अब हमें लगता है कि एक मातृ उद्देश्य है कि ये जो सरकार है, ये सरकार, इसको सद्बुद्धि आए, बुद्धि आए, इसकी आंखें ये जो निंद्रा से जागे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमने समस्त जिलों में जिला अध्यक्षों के माध्यम से उनके दिवालयों और शिवालयों में प्रार्थना पुरोहित के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया है, ताकि इस वर्तमान सरकार को। हरिद्वार में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछली बरसात में आई बाढ़ से किसानों के हजारों एकड़ फसल पूरी तरह तबाह हो गई थी। इस बार भी बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंगलौर, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में प्रभावित फसलों का निरीक्षण करके शासन को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें 35% फसल ओलावृष्टि से तबाह होना दर्शाया गया। विभागीय आकलन से नाराज किसानों ने अधिकारियों पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। बिना मौसम के जो बरसात हो रही, ओलावृष्टि हो रही और तेज हवाएं चल रही, इससे किसानों की जो तैयार खड़ी थी सरसों की फसल वह पूर्ण रूप से बर्बाद होगी और गेहूं की फसल में भी लगभग 70-80% का हमारा नुकसान हुआ। और अभी हम देख रहे थे कि कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कृषि विभाग रिपोर्ट। पौड़ी निवासी आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी अंकिता भंडारी हत्याकांड में नहीं बल्कि SC/ST एक्ट के एक मामले में की गई है। इस गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका पौड़ी पुलिस ने संज्ञान लिया है। SSP श्वेता चौबे ने बताया कि पौड़ी के राजेश सिंह राजा कोली की शिकायत पर 5 जनवरी 2024 को आशुतोष नेगी समेत 4 लोगों के खिलाफ SC/ST और अन्य धाराओं में पौड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। CO की जांच के आधार पर पहले केस में नामजद दीप मैठाणी फिर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी की गई। STF उत्तराखंड की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साल 2021 में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के 47वें आरोपी को STF ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात को लेकर STF के SP चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपी कसान खान लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज STF को बड़ी सफलता मिली है। एक 50,000 का इनामी अपराधी कासान, जो कि UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में इनामी था और ये यूपी का रहने वाला है। तो आज STF की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसका जो रोल था इसमें, जो राजेश चौहान है, जो ओनर था जो प्रिंटिंग प्रेस का, उसका एक कर्मचारी था, प्रेस में काम करता था और इसके द्वारा जो परीक्षा का पेपर था वो अन्य अभियुक्तों को निकाल कर दे दिया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लगातार STF के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और पिछले हफ्ते भी इसका लोकेशन अलीगढ़ में आया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं किया जा सका, फरार हो गया था। तो लगातार STF की टीमें इस पर दबिश दे रही थी इसकी गिरफ्तारी के लिए और आज इसमें सफलता मिली है और इसको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।